हेलो एवरीवन। मैं रविमोहन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल आरएमएस क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं 1 नवंबर से टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 30 डेज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं स्पेशली जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं पर चैप्टर वाइज उसको कवर करूंगा। हर चैप्टर को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं जो इसके बेसिस पर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। मैंने ये कहा था कि मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में आपको कौन से पॉइंट डिस्कस करूंगा और दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। बट ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक ही दिन में इतना टाइम नहीं रहेगा, आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आई थिंक कि मैं एक ही वीडियो में इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा कि आपको कौन से पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन का फॉर्मेट में समझाता चलूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगा बाय टेलीग्राम चैनल, तो जिससे आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आता है तो वो हम आगे कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले चैप्टर में मैं यहाँ पर आज कवर करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कुछ पॉइंट्स और फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स को। ओके, देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फोर्स के कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर और डिफाइन कर देते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। और रबिंग, फ्रिक्शन मतलब रबिंग टू इंसुलेटिंग बॉडीज। अगर हम कोई भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करेंगे तो उनके बीच में कुछ फ्रिक्शंस क्रिएट होगा, है ना। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसे डेवलप हुई वो बात करते हैं। नंबर 2, कॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कॉज क्या है इसका? कॉज है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट बात करेंगे कैसे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अगर हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं, एक बॉडी ये ले ली मैंने नंबर 1 और दूसरी बॉडी ये ले ली, इफ वी रब टू इंसुलेटिंग बॉडीज टू ईच अदर, तो क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लिया कि ये पहली बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए सेकंड बॉडी पर। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर गई बॉडी, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। यानी जब गेन होगा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। तो इस तरह से दो तरह के चार्ज हमारे सामने आए, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में वो बताया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन आ सकता है, अवेयरनेस क्वेश्चन भी है ना, जब पढ़ रहे हैं बुक के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था कि दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, अब आते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को अगर हम आगे देखते हैं तो फोर्थ पॉइंट है, अगर हम दो कोई भी सेम चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ले और नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। ओके, और अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, अट्रैक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो यहाँ पर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब क्या मास में चेंज आएगा? यस। अगर कहीं भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इफ देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then there is change in mass of the bodies.
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है ना। कितना मास होता है पता है आपको? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻³ kg। ओके, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है ना 1.6 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ तो इतना मास कम होगा, तो इस पर क्या हुआ, इस पर मास कम हो जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इस पर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मास भी चेंज होगा। ओके, और आगे बात करते हैं हम चार्जेस किस तरह। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ, है ना। अगर मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, स्टेशनरी चार्ज क्या करेगा आपका, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट ये भी डिस्कस कर देते हैं, कूलम्ब। ओके, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता होंगे काफ़ी बच्चों को जो पूरे साल से स्टडी कर रहे हैं, बट जो फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं शायद उन्होंने पूरे साल वेट किया हो कि कुछ चेंजेस हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, बट ये कि कैसा भी हो तैयारी तो आपको करनी होगी। तो आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे सब बताऊंगा, बेसिक पॉइंट्स भी, जिससे कि आपको अगर चैप्टर नहीं भी रीड करा एक बार, टाइम हो गया, वैसे रीड ज़रूरी करना है, चैप्टर रीड कीजिए, तब इसको वीडियो को आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मैं केवल मेन पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं चार्ज के बारे में मैंने थोड़ी बात करी, अब चार्ज के हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ऊपर लिख देता हूँ, शायद वीडियो में नीचे का पार्ट नहीं आ रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्ज। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी पर बच्चों, तो क्या करेंगे, हम सब ऐड कर देंगे। मान लें Q1 Q2 Q3 एंड Qn तक चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सबको ऐड करके निकालेंगे। ओके, ठीक है। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि कुछ भी हो, कोई भी इंट्रैक्शन हो, आफ्टर द इंट्रैक्शन या बिफोर द इंट्रैक्शन, मतलब है मान लिया 2 स्फीयर हैं, उन दोनों के ऊपर कुछ चार्जेस हैं, उन दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में रखा, फिर अलग कर दिया, तो उसके बाद टोटल चार्ज देखेंगे, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रीअरेंज होगा, तो भी टोटल चार्ज सेम ही रहेगा जितना पहले था, टच करने से पहले और टच करने के बाद। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व हो गया, चार्ज कॉन्स्टेंट है टोटल चार्ज। तो कंजर्वेशन चार्ज का मतलब चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि हमने 2 बॉडी को रब किया, इंसुलेटिंग बॉडी को, और वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो यहाँ पर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया गया, चार्ज को ट्रांसफ़र किया गया, है ना। तो कंजर्वेशन चार्ज में भी क्या है, टोटल चार्ज हमेशा सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, आप नोट भी कर सकते हैं पॉइंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को जब प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड प्रोटॉन, सो एक पार्टिकल इमिट होगा इलेक्ट्रॉन। क्यों हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज कितना है, Qn 0, लेकिन जब मैं Qp और Q इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस का ही, इसका माइनस का ही, तो टोटल चार्ज क्या है, 0। तो बिफोर द इंट्रैक्शन भी टोटल चार्ज 0, आफ्टर द इंट्रैक्शन भी टोटल चार्ज सिस्टम का 0 है। ओके, तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि अगर हम 2 स्फीयर ले रहे हैं और 2 स्फीयर का जो चार्जेस है
सपोज मैं 2 स्फेयर्स ले लूँ, इसका चार्ज Q1 है, एक स्फेयर लिया Q2, ओके, और टोटल चार्ज इसका आ गया Q1 प्लस Q2। अब हमने क्या करा, इन दोनों को टच करा एक दूसरे से, तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होके क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया यहाँ पर Q1 डैश हो गया और Q2 डैश हो गया, अलग अलग कर जब करा तो भी टोटल चार्ज कितना आ गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो बाय द कंजर्वेशन चार्ज टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ओके। तो ये इसका मतलब टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई बताएगा क्वांटाइज चार्ज की फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दी थी? अब हाँ जी, चलो देख लो। क्वांटाइज चार्ज को फर्स्टली जो कॉन्सेप्ट बताया गया था बाय द फैराडे, और इसको एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया था मिलीकन ने, ओके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम अगर बात करें तो अगर हमें टोटल चार्ज किसी बॉडी पर बताना हो तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में बताएंगे। Q टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E 1.6 10⁻19 कूलम और n इज द इंटीजर 1 2 3 4, यानी कि नंबर्स में होगा इलेक्ट्रॉन हम जो काउंट करेंगे। तो किसी बॉडी के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स चार्ज बताना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म हम चार्ज को यहाँ पर बता रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी, क्वांटाइजेशन चार्ज इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल्स। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको इग्नोर करेंगे। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, माइक्रो कूलम जो बड़े बड़े चार्जेस हैं इन पर हम इसको इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे इग्नोर? क्योंकि वहाँ पर जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आती हैं, और उन बड़ी वैल्यूज़ में क्या है, हम स्टेप वाइज उनको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, है ना, कि 20 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन हमने इंक्रीज़ करे डिक्रीज़ करे, तो उनका उसको इग्नोर किया जा सकता है वहाँ पर। और बहुत स्मॉलर लेवल पे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, वहाँ पर इसको हम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर दिखा दूँ, 1 कूलम चार्ज पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई 1/1.6 10⁻19। कैलकुलेट करें तो आई थिंक 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओके। अब 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यानी अप्रोक्सीमेट 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करे कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करे तो नो, इसका कोई मैटर नहीं है ना। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये इग्नोर किया जा सकता है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, एडिशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ओके। एक और बात करेंगे कि हम किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट बाय रबिंग, एक तरीका और है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, किसी चार्ज बॉडी को अगर हम चार्ज बॉडी के पास लेकर आएंगे, कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये अनचार्ज बॉडी है, तो इस चार्ज बॉडी के पास हम ये अनचार्ज बॉडी लेकर आए, तो अनचार्ज बॉडी जब लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आ जाएगा। इसका व्हेन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू ए चार्ज बॉडी देन द नियर सरफेस ऑफ द uncharged body gets a positive charge. So when a uncharged body is brought near to a charged body, then the near surface of uncharged body get a positive charge without touching. तो this process known as induction, okay? तो इंडक्शन में क्या है कि यहाँ पर भी अगर देखें इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा टोटल, हमेशा टोटल चार्ज बॉडी पर 0 होगा। क्यों होगा टोटल चार्ज 0? क्योंकि जब नियर एंड पर नेगेटिव आया तो इसके अपोजिट एंड पर सेम उतनी ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमेशा टोटल चार्ज इंडक्शन में इसका 0 रहेगा। अगर मैं इसे अर्थ से कनेक्ट करूँ तो ये सारा का सारा अर्थ क्या है, कंडक्टर का है, तो ये सारा का सारा चार्ज लीक कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस अर्थिंग को हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, इसको रिमूव कर दूँ, तो ये सारा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर सारा का सारा सरफेस पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ये, ओके। तो इस तरह से हम चार्ज भी कर सकते हैं किसी बॉडी को बाय यूजिंग इंडक्शन प्रोसेस। तो चार्जिंग करने के 2 तरीके हो गए। एक तरीका हमारे पास हो गया कि अगर हम रब करें, टच करें 2 इंसुलेटिंग बॉडीज़ को तो चार्ज हो जाएगी बॉडी, और हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेंगे तो भी वो उसके अपोजिट नियर एंड पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इसमें
चार्जेस के लिए कोई पॉइंट आपका मिस नहीं हो गया, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर लूँ कि सारे कवर हो गए नहीं हो गए। ओके, कंडक्टर। देखिए दो टाइप की बॉडीज़ हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या है आपको पता ही होगा, 9th-10th में कॉन्सेप्ट में पढ़ाई है। कंडक्टर द मटेरियल विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हैविंग ए नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी टॉक अबाउट द कंडक्टर्स। अब अगर हम देखें किसी कंडक्टर के, ये कंडक्टिंग बॉडी कंडक्टर ले लिया, मेटल ले ली कोई हमने, और ये एक इंसुलेटर ले लिया। ओके, अगर हम कंडक्टर को चार्ज दें कुछ, ओके, तो ये चार्ज कंडक्टर पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द एंटायर आउटर सरफेस, पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर ये चार्ज हम यहाँ पर दें इंसुलेटर पे, तो ये चार्ज स्टे कर जाएगा यहीं पर जहाँ पर दिया जाएगा। इंसुलेटर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, स्टे करेगा, और कंडक्टर पे ये क्या करेगा, कंडक्ट कर जाएगा, मतलब चारों ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द एंटायर सरफेस। इसी वजह से कोई भी अगर हम देखें कभी कभी किसी मेटल हैंडल को, वुडन जो हमारा डोर होता है उसका मेटल हैंडल को अचानक हम टच करते हैं, वी आर द कंडक्टर, तो सो द चार्ज डेवलप ऑन दिस मेटल हैंडल फ्लोज थ्रू आवर बॉडी, सो वी गेट शॉक, सडन शॉक। ओके, तो यहाँ पर ये कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, कि ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनके बेसिस पे चार्जेस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसमें सबसे पहला है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में बात करें, कूलम्स लॉ में क्या है, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, अगर बड़े बड़े स्फेयर भी हैं, ओके, तो इनके जो साइज है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज नेग्लिजिबल, सो दे कंसिडर पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी इनका साइज इसके इन दोनों के सेंटर के डिस्टेंस के कंपेयर बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किए जाएंगे। सपोज Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, सो द फोर्स may be the attractive and repulsive depending on the nature of the charges. Suppose both are the same charges, so they repel each other, so force is repulsive. They are opposite charges, so they attract each other, so the force is attractive here. So force, magnitude of the force is directly proportional to the product of the magnitude of the product of the magnitude of the charges, and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो यहाँ अगर देखें तो इसको हम लिखें तो इस तरह से आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, फोर्स का अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो साइन हम लेते नहीं, उससे हम डायरेक्शन ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर के क्या है, के की वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑल्सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पर, तो वैक्यूम के लिए इतनी वैल्यू होगी। ओके, और ये एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसकी वैल्यू की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ये इसके एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट भी याद कर ले, वैल्यू भी याद करना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर अगर देखें दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depend on the magnitude of charges and also depend on the distance between the charges, and electrostatic force is conservative force. Electrostatic force is a central force because this force act on the, suppose F इधर ये एक्सप्रेस एक्ट करेगा F21 F12 इस तरह से, so the force acts line joining between the charges, so it is the central force. ओके, कुछ ये करेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकालें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स।
ओके। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर निकालें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to power 36 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इट इज द मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन फोर्स से आ सकते हैं। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले इस फॉर्मूले से रिलेटेड। एक तो हम बात करेंगे कि आर ओ क्यू की वैल्यू पर डिपेंड कैसे करेगा, वो देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस decreases then force increases inversely proportional and the force distance between the decrease force increase हो जाएगा। अब एक चीज़ करते हैं कि चार्जेस जो है ये इनको हमने डबल कर दिया, 2Q1 चार्जेस आर डबल्ड। ओके, चार्जेस आर डबल्ड एंड ऑल्सो डिस्टेंस इज डबल्ड। सो व्हाट इज द न्यू फोर्स? इट इज द सेम। अगर हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डबल कर दें तो फोर्स रिमेन सेम, बट यहाँ पर अगर हम इसको हाफ कर दें, ओके, डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्सेस। ओके, क्लियर है? ठीक, एक बात करते हैं, फोर्स इज मीडियम। फोर्स इन मीडियम, ये हम बात कर रहे थे फोर्स इन वैक्यूम। अगर इन पूरे सिस्टम को, टू चार्ज के सिस्टम को अगर हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो एक टर्म मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी। हर एक मीडियम की एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है। हेलो, बोर तो नहीं हुए? क्योंकि कुछ बच्चे जो मेरे वीडियो अटेंड करके काफ़ी बार पढ़ेंगे तो आपका रिवाइज पक्का हो जाएगा, है ना। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कि एक बार समझना, 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी तब जाकर आपको क्लियर होगा। और यहाँ पर मैं अब रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय जनरली एप्सिलॉन आर और के, दोनों एक है। तो यहाँ पर अगर मैं के इज इक्वल टू लिखूँ, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो अगर किसी परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालनी चाहिए के टाइम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो फोर्स इन एनी मीडियम इज 1, अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स हो जाएगा नीचे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इट बिकम्स F अपॉन के टाइम्स। या ऊपर लिख देता हूँ, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एनी मीडियम इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द वैक्यूम अपॉन के, 1/k टाइम्स। सो अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सिस्टम ऑफ चार्जेस को उठा कर रखते हैं तो फोर्स बिकम्स 1/k टाइम्स, इट ऑल्सो डिक्रीजेस। एक बात और करेंगे, ये तो मैंने बताया कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा फोर्स 1/k टाइम्स। अगर हम 2 चार्जेस लेते हैं, ये Q1 चार्जेस है, Q2 चार्जेस है, इसके बीच में हमने कोई प्लास्टिक शीट रख दी, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स पर? तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? जल्दी बताना, देखना। डिक्रीजेस। ओके, क्योंकि के की वैल्यू है कुछ ना कुछ। बट अगर यहाँ पर हम, ये तो मैंने रखी थी प्लास्टिक सीट या कोई इस तरह का मीटर रखा जिसका के की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, जैसे वाटर है 80 है। बट अगर मैं यहाँ पर कंडक्टर रख दूँ या कोई मेटल रख दूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस कितना हो जाएगा? 0। फोर्स बिटवीन द चार्जेस 0। ओके, ओके। बट अगर मैं यहाँ पर 2 चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स है, अगर मैं थर्ड चार्ज कोई ला कर रख दूँ बीच में, तो इन दोनों के बीच का फोर्स अनअफेक्टेड, वो तो वही रहेगा, मीडियम थोड़ी बदला। हाँ, Q3 की वजह से इसके ऊपर फोर्स अलग लगेगा, Q2 की फोर्स अलग, लेकिन मैं Q1 Q2 का अगर इंडिविजुअली केवल इस पेयर को देखूँ Q1 Q2, तो इनके बीच का फोर्स हमेशा सेम रहेगा अगर मैं कोई भी थर्ड चार्ज ला कर रखता हूँ। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये तो हुआ कि हम 2 चार्जेस के बीच में
फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हों तो हम फोर्स कैसे निकालें? तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल सुपरपोजिशन. So we take a system of multiple charges, n charges, 3 charges, 5, 7, 4, 6, so many charges. So we calculate the net force on any charge due to all other charges by principal superposition. So net force on any charge is vector sum. बिकॉज वेक्टर सम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कंसिडर करेंगे. वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. when they are taken as individually. अलग अलग हम जब उनको लेते हैं उनको ऐड करेंगे वेक्टर सम when they are taken as individually. So net force F net अगर मैं लिखूं तो it is the F1 plus F2 plus F3 and so on, सबको ऐड कर देंगे और उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे by using vector laws. ओके, अब आते हैं हम कुछ यहाँ केस लेते हैं कि कहाँ पर हमारा कुछ जो मल्टीपल चार्ज सिस्टम है कहाँ पर कितना फोर्स आया. तो कुछ पर्टिकुलर केस है वो हम डिस्कस करेंगे. ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हमें नेट फोर्स निकालना ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ऑन एनी चार्ज इज कैलकुलेट बाय यूजिंग प्रिंसिपल सुपरपोजिशन. मैं पहले एक चीज़ डिस्कस कर दूँ. देखिए, अगर कोई भी दो फोर्स है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, ये हर जगह यूज़ होगा. ये फिलहाल फोर्सेज में बता रहा हूँ और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड एंगल बीच का 180 डिग्री. तो हमेशा ध्यान रखो जो रिजल्टेंट जाएगा एफ आर उसका ही मैग्नीट्यूड सेम होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर से जाएगा. ओके, कितना हो गया एंगल बाइसेक्टर? अगर देखें तो 60 डिग्री 60 डिग्री. तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट हमेशा सेम उसी मैग्नीट्यूड का होगा. ठीक है, जो इतना का दोनों आपके वेक्टर्स थे. तो यहाँ पर दो इफ टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री, व्हाट इज द नेट फोर्स? दैट द नेट फोर्स द सेम हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. व्हाट इज द डायरेक्शन? इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस. ओके, नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. देखो, अगर कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, इसमें हम ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं और उनके वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पर सेम चार्ज रखा हुआ है. ये ट्राइंगल, इसके क्यू क्यू क्यू, ये स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है. फोर साइड फिगर ले ली, सब पर चार्ज क्यू क्यू. ओके, ये पेंटागन ले लिया, सबके साइड्स इक्वल, सब पर चार्ज सेम. और भी ले सकते हैं, हेक्सागन ले लो, सबकी साइड सेम. थोड़ा सा अलग अलग बन रही हैं बट मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा पेंटिंग या आर्टिंग तो नहीं करूँगा कि बहुत अच्छा करे, टाइम भी नहीं रहता इतना. तो इस तरह से और सो मैनी रेगुलर पॉलीगन हो. सो द अगर एक कोई चार्ज, अनदर चार्ज क्यू, इनके सेंटर पर रख दिया. यहाँ पर सेंटर क्या होगा? मीडियन का इंटरसेक्शन, सेंट्रोइड. ओके, यहाँ का सेंटर क्या होगा? डायगोनस का. सेम ऐसे यहाँ का सेंटर, यहाँ पर क्यू चार रख दिया, इसके सेंटर पर क्यू चार रख दिया, इसके सेंटर पर क्यू चार रख दिया. एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के हमने सेंटर पर चार्ज क्यू रख दिया. इस पर कितना नेट फोर्स होगा? कुछ आंसर दे दिया होगा. हमेशा नेट फोर्स होगा 0. इस पर नेट फोर्स 0. कैसे हो देखो, मैं इसका बताता हूँ. ये गया, ये दोनों नेट फोर्स 120 डिग्री का एंगल, तो ये तो फोर्स F ही हो गया. और ये नीचे की तरफ इसकी वजह से गया F, तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया. सेम यार, इसकी वजह से इधर गया है ना, और इसकी वजह से इधर गया फोर्स F, सेम, क्योंकि चार्जेस सारे सेम है, ऐसे ही हो गया. तो नेट फोर्स 0. सेम इन ऑल द केसेस इनसाइड रेगुलर पॉलीगन. बट अगर देखें यहाँ पर हम किसी चार्ज का साइन बदल दें, सपोज ये माइनस क्यू कर दूँ तो क्या होगा? तो देखो ध्यान दो, ये तो ये वाला फोर्स सेम गया, ठीक है, ये फोर्स F गया,
यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ये जो नीचे जा रही थी ये यहाँ न जाकर इधर आ जाएगी, ये एफ और ये एफ, तो कितना हो गया नेट फोर्स 2F। अगर इसे माइनस क्यू करता हूँ, यहाँ पर भी अगर हम एक चार्ज को माइनस क्यू कर दें तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बट इसकी वजह से ये प्लस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर को गया, रिपेल करेगा, ये प्लस माइनस है तो ये भी इधर को गया एफ, तो यहाँ भी क्या हो गया 2F। ओके, सेम यार अगर यहाँ पे भी एक चार्ज नेगेटिव कर दूँ और यहाँ भी निकाले तो कितना होगा 2 टाइम्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया एन साइडेड अगर रेगुलर पॉलीगन है तो आप यहाँ पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। ओके, तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में किस तरह से आपका नेट फोर्स निकल सकता है वो मैंने यहाँ डिस्कस किया। एक और बात करेंगे यहाँ पर, सपोज वी टेक ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 and Q2, okay, and what is the value of third charge? Suppose we take the charge Q and Q having the same magnitude, and another charge Q is kept in the line joining the charges Q and Q between the charges. So what is the magnitude of Q? What is the magnitude of Q? So the system is in equilibrium. सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स 0, यहाँ भी नेट फोर्स 0, यहाँ भी नेट फोर्स 0, तो हमने क्या कहा इन दोनों के बीच का फोर्स लिया के क्यू अपॉन यहाँ का डिस्टेंस कितना ले ले। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमेशा ये जो थर्ड चार्ज रखा जाएगा जो भी हो पॉजिटिव निगेटिव, ये हमेशा बीच में रखा जाएगा मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट पर रखा है तो ये सेम ही हो गया। मैंने इसे आर मान लिया, इसे भी आर मान लिया, तो आर स्क्वायर और प्लस ये इसके बीच का फोर्स, और एक मिनट सॉरी इसने इस पर कितना फोर्स लगाया ये आ गया, और इसने कितना लगाया के क्यू अपॉन 2R का होल स्क्वायर, नेट फोर्स 0। भाई इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स। ओके, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया, क्यू प्लस क्यू बाई 4 इज इक्वल टू 0, so q plus q by 4, so what is the magnitude capital Q minus q by 4। नेगेटिव होगा, एक तो साइन चेंज हो जाएगा और दूसरा 1/4 टाइम्स आएगा, याद रखना है मेरी बात, है ना। ओके, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर चार्जेस अलग अलग होते हैं, मान लिया पॉजिटिव है, अगर साइन अलग अलग हो, ये पॉजिटिव है मान लिया प्लस क्यू ले लें माइनस क्यू ले, तो थर्ड चार्ज कहाँ रखें जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो बीच में अगर रखते हैं किसी भी चार्ज को तो बीच में कहीं पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर मैं एक चार्ज क्यू लूँ, पॉजिटिव ले लिया तो इसकी वजह से रिपल्सिव इधर गया, और ये माइनस है तो अट्रैक्टिव हो गया, तो सेम डायरेक्शन में गए। अगर मैं माइनस भी ले लूँ तो इसकी वजह से रिपल्सिव इधर गया और ये अट्रैक्टिव ये भी हो, तो यहाँ कभी नेट फोर्स तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अपोजिट होना जरूरी है कहीं ना कहीं। तो मैंने आउटसाइड कोई पॉइंट चूज़ किया, यहाँ मैंने रख दिया चार्ज क्यू, अब ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव मान लिया, तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स ये गया और माइनस अट्रैक्टिव गया, तो मे बी जो भी इसका मैग्नीट्यूड हो, जो भी इसका आए, यहाँ नेट फोर्स हमेशा कहाँ 0 होगा, आउटसाइड द चार्जेस। ओके, ये थोड़ा देर वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस करने मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरह से आपका कहाँ पर रखकर चार्ज आपका, अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो बीच में कहीं ना कहीं रखेंगे तो फोर्स 0 होगा, और अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो कहीं आउटसाइड पॉइंट पर रखेंगे आउटसाइड द चार्जेस, तो फोर्स 0 होगा। ओके, एंड फाइनली फोर्सेस के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट मैंने कहा था मैं आपको कल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते थे कि हाँ इनमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर दिए जा सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए हैं। बट अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आया, आपने कहीं से स्टडी करा हो, रीड करा हो बुक से, तो अब मेरे से वो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। आप कमेंट करके मैं कोशिश करूँगा कि इसको वीडियो बनाकर आपको उसका डाउट्स को क्लियर करूँ, और इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूँगा इनके बेसिस पर, जिससे आप इन्हें क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।